हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए आई एम थैंक्सफुल। और जो मैं आर्टिकल वगैरह लिखती हूँ तो मैं लिख करके फिर मैं ये यूट्यूब पर बोलती हूँ। तो मेरे जो ये टॉपिक होते हैं वो गंभीर भी होते हैं और एकदम रियल लाइफ से भी अटैच्ड होते हैं। तो मेरे इस पर भी व्यूज़ कम आते हैं। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पर मैं बोलती हूँ तो उसे पूरा सुने। और यदि आप एक बार में नहीं सुन पाते हो तो 2 बार में सुने, 3 बार में, और एक बार में सुन ले तो ज़्यादा ही बढ़िया होगा। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ तो मैं कोई एग्जाम्पल नहीं लेकर के आई हूँ, ना मैंने कोई इमेजिन कर रखा है। तो मैं वो अपनी रियल लाइफ से ही रिलेटेड लेकर के टॉपिक आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आते हुए काफ़ी दिन हो गए। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे अच्छे से जानते पहचानते होंगे। भले ही ना मैं उनसे लाइव पर मेरी बात ना हो पाई हो, लेकिन वो कुछ तो मेरे बारे में जानना चाहते होंगे। और आप तो अभी मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे बारे में लोगों को तो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है काफ़ी सालों से। मतलब शादी के पहले जो मेरे जानने वाले हैं और जब मैं यहाँ आई उसके लिए भी। तो मैं एक बात बता दूँ कि शादी के पहले मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि जो जितनी भी लेडीज़ होती हैं, किसी को किसी तरह से परेशान किया जाता है, किसी को किसी तरह से परेशान किया जाता है। जैसे कि मैं जब शादी के पहले अपने आसपास की लेडीज़ को देखती थी तो वो इस तरह से संस्कारी से घर से निकल के जाती थी। 14-15 साल की उम्र से उन्हें काम करना सिखा दिया जाता था, साड़ी पहनना सिखा दिया जाता था और दूसरों के सामने पर्दा करो, इज्जत करो, इस तरह से सिखाया जाता था। जब वो शादी हो करके जाती थी तो उन्हें इन्हीं संस्कारों को, उनके डोमिनेटिंग वाले जो नेचर वाले जो होते थे, उनके इन्हीं संस्कारों का फ़ायदा उठा लेते थे। और मैंने देखा कि बहुत रिच फैमिली की भी पढ़ी लिखी भी लड़कियां थी तो या तो उनका डाइवोर्स हो जाता था, और कई तो ऐसे होते थे कि डाइवोर्स नहीं देते थे तो वो मायके में रह जाती थी। और कई मैं वीडो लेडी को भी देखती थी, क्योंकि काफ़ी एजेड थी, कई 80+ में भी थी, कई उससे कम भी थी। तो उनके साथ भी बहुत ही गलत होता था। उनको इस नज़र से देखा जाता था कि ये हमारे समाज की हैं ही नहीं, हम इन्हें देखेंगे या इनसे बातचीत करेंगे या हम इनकी मदद करेंगे तो हमारे ऊपर कोई ऑफेंस लग जाएगा। तो मैं डिबेट भी करती थी तो मैं सारे इन्हीं टॉपिक पर ही करती थी। और मैं इधर उधर से इतने टॉपिक ढूंढ करके लाती थी। कभी मैं लाइब्रेरी में बैठ करके लिखती थी, तो कभी हमारे यहाँ की एक आंटी थी, टीचर थी, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने मुझे आगे पहुँचाने में हेल्प की थी। तो मैं सभी से कुछ ना कुछ एडवाइस ले करके मैं सारे जो टॉपिक होते थे मैं लेडीज़ के फेवर में ही लिखती रहती थी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेडीज़ के फेवर में इस तरह से टॉपिक लिखते लिखते और मैं कुछ सोचूं कि उनके लिए अच्छा कर सकूं, तो मैं उसी कटघरे में खुद ही आ गई। तो मैं ये बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी तो लोगों का ये कहना है, यहाँ वालों का भी, मेरे मायके वालों का भी, कि शायद मैं जानती थी अपने हस्बैंड को, वो मुझे जानते थे, इस वजह से शादी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी 2 महीने के अंदर शादी हुई थी और मैंने हस्बैंड को देखा नहीं था। हाँ, मैं फरीदाबाद में आई ज़रूर थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा था। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मैंने अपने फादर से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि या तो आप मेरी जॉब लगवा दो और नहीं तो मैं घर में रहूँगी। क्योंकि मेरी मम्मी को कैंसर था और इतना दूर मेरी शादी हो जाती तो मैं उनकी देखभाल कैसे करती। और वैसे भी जो मेरी मदर है मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो जब मेरे फादर ने कहा, मैंने फ़ोटो वगैरह सारे छुपा करके रख दिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को पसंद करके चले गए। तो फिर इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम वहाँ देखने के लिए नहीं जाएंगे और आपको बेटी को यहाँ लेकर के आना है तो लेकर आओ। तो मेरे फादर ने मुझे मजबूरी नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा कहा है, नहीं तो मैं उस समय चाहे कोई भी बात होती मैं मना कर देती कि यदि उन्होंने ये शर्त रखी है तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे फादर मुझे लेकर के आए मना करने के बाद भी, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और मुझे मम्मी की टेंशन रहती थी। अब मैं आ गई, अब 2 महीने में ही हमारी शादी हो गई। तो ये 2 महीने में कैसे कोई एक दूसरे को जान सकता। मान लो यदि मेरे फादर ने इनको पसंद भी कर लिया, रिश्ता भी हो गया,
तो मैं इनके घर वालों को नहीं जानती थी। मेरे फादर ने भी मुझे, मेरे घर वालों को, यहाँ जो ससुराल वाले हैं, ना किसी से मिले, ना किसी को देखा, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर रहते हैं ये तक भी नहीं देखा, किस तरह से रहते हैं, उनकी कौन सी कंडीशन है, कुछ भी नहीं देखा। ऐसे मुझे छोड़ दिया जैसे कोई जंगल में ले जा करके एनिमल को इस तरह से छोड़ देते कि दोबारा वो पीछे पीछे ना आ सके। तो इस तरह से मुझे छोड़ दिया और मेरी शादी हो गई। मैं शादी में रोई भी नहीं थी। तो ये बात भी मैं बता रही हूँ कि उस समय से लेकर अब तक मैं इसी बात पर मेरे लिए सवाल उठाए जाते कि मैं रोई क्यों नहीं थी। हाँ, तो मैं रोई इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरी इतनी दूर शादी हो जाए जिन्हें मैं नहीं जानती पहचानती, जिनकी फैमिली के लोगों के बारे में मुझे नहीं कुछ पता, क्योंकि बस मैं इतना चाहती थी कि मुझे फैमिली के लोगों के बारे में पता चल जाए कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं। वैसे मैं हमेशा यहाँ पर जब से आई हूँ हस्बैंड के साथ रही हूँ, ससुराल में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने मुझे रखा भी नहीं। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो मैं भी वहाँ से एकदम जीरो पर आई थी, मेरे हस्बैंड भी यहाँ से जीरो थे। मतलब यहाँ तक कि हम लोगों की ऐसी कंडीशन थी कि लाइट सारा दिन नहीं रहती थी और एक पंखा था पूरे घर में। 2 कमरों का छोटा सा मकान था, एक पंखा था, वो पंखा भी बहुत जैसे या तो जोक सुना रहा हो क्या कर रहा हो मुझे नहीं पता है। तो मैं गर्मी में मुझे बर्दाश्त करने की बहुत हद है। शादी के पहले से मैं बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी थी। लेकिन बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं है कि मैं दबी हूँ या मैंने किसी के खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाई। हाँ, मैंने आवाज़ भी उठाई है और मैं दबी नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया कि दुनिया में मुझे कहते रहे कि नहीं ऐसी थी, नहीं ऐसी थी। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी तरह से कटे, अच्छी तरह से एजुकेशन हो, मैंने ये सब के लिए आवाज़ उठाई। और मेरे फादर ने तो मुझे कभी पूछा नहीं। यहाँ शादी उनकी मर्ज़ी से हुई थी, मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी शादी की, क्योंकि मैंने तो पहले अपना फ़ैसला ले लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास ही रहना था। उन्हें कैंसर था, कब उन्हें क्या हो जाए, क्योंकि मैं ही ज़्यादा उनसे अटैच थी, तो हेल्प ज़्यादा मैं ही कर सकती थी। तो चलो कोई नहीं, मैं बर्दाश्त करती रही। मेरे ससुराल वालों ने मेरा कोई साथ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि यहाँ पानी का कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था कि सारा दिन पानी आते रहे। ऐसा हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मतलब आरओ हो या कुछ हो। यहाँ तक कि बाल्टी भी नहीं थी जिसमें कि मैं पानी भर के रख सकूं। तो कई बार तो मैं सारा दिन प्यासी ही रहती थी। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की 2-3 बेटी थी, वो यहाँ पर आती थी जब, तो मैं उनसे कहती थी बेटा हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगी, तो वो जा कर के मेरे लिए पानी लेकर के आती थी। और मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में अभी भी नहीं पता, यहाँ के लोगों को मैं अभी भी इतना नहीं जानती हूँ, ना मैं यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहती हूँ ना यहाँ के लोगों के बारे में। बस मैं जितना एमपी वालों को जानती थी उनको ही जानना चाहूँगी और उन्हीं के कल्चर को। तो फिर यहाँ पर मुझे लोग देखते भी इतना अजीब निगाहों से थे, क्योंकि हम लोग इस तरह की फैमिली से थे। मेरी सास बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे परेशान करती थी, उतना दूर रहकर भी हेल्प कुछ नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं रखी। और जो मेरे हस्बैंड है उनका गुस्सा तो सारी दुनिया है उनके गुस्से से वाकिफ़ है, चाहे वो मेरा मायका हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन हाँ, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, चाहे वो हस्बैंड का गुस्सा हो या फिर मेरे सास ससुर की क्या बोलते इसे ताने हों, क्योंकि जब भी मेरे घर वाले आते थे वो ताने पूरे स्टॉक बना बना करके रखती थी थैलों में, जिसको जैसे ताने देने हो उस तरह से ताने देती थी। लेकिन ये है कि मैं कभी अपनी सास के सामने भी नहीं झुकी, मैं सच्चाई के सामने कभी नहीं झुकती। हाँ, मैं भगवान के सामने झुकती हूँ, लेकिन बाकी मैं किसी से भी नहीं डरती, चाहे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहे हों, चाहे मेरी सास बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रही हूँ। और मैंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा लड़ी हूँ। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन उस समय हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं था, इतना भी हमारे पास अमाउंट नहीं रहता था कि मैं एक बच्चे की फ़ीस जमा कर सकूं। लेकिन मेरे जो बच्चे उन्हें मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ पर कि मेरे बच्चों का इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन हुआ था। और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और मेरी बेटी जो है
वो भी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रही है। और मेरी एक और इच्छा थी कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, तो मेरी बेटी इंजीनियर भी बन गई। तो मैं ये सब बातें इसलिए नहीं कहना चाह रही हूँ कि किसी को ये सब लड़की बर्दाश्त करे, या फिर मैं ऐसी थी तो मैं बहुत अच्छी थी, या मैं फिर अपना दुख सुना रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। मैं यहाँ आकर सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उनके पास समर्थ हो या ना हो, लेकिन जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो उस रिश्ते को अच्छी तरह से देखें कि लड़के के घर वाले कैसे हैं और लड़का कैसे, क्योंकि निभाने के लिए सारी फैमिली चाहिए। यदि हम मान लें कि हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, वो अपने जो है घर वालों के कहने में गलत बातें नहीं सुन सकता, लेकिन आपको ऐसा लगता है जब आपकी बेटी शादी होकर के वहाँ चली जाती है तो वो इनडायरेक्ट तरीके से भी अपने घर वालों का कहना सुन करके आपकी बेटी को परेशान करेगा। तो ये जो बेटी का जीवन होता है तो ये कोई खिलौना तो नहीं होता है कि आपने जिस तरह से भी फेंक दिया, जो भी खेलने वाले हैं वो उस तरह से खेलते रहेंगे। तो आपकी बेटी चाहे कम पढ़ी भी लिखी भी हो तो भी आप उसे कुछ इस तरह से सिखा दें, इतना काबिल बना दें कि वो बेटी कहीं दूसरे के घर में जाए तो उसे ये ना सुनना पड़े कि, क्योंकि यदि बेटी किसी हल्का सा भी कुछ भी उसे काम सीखने, चाहे वह सिलाई सीख ले या उसने टाइपिंग सीख रखी हो या फिर कोई कोर्स कर रखा हो, कंप्यूटर सीख रखा हो, कुछ ना कुछ उसे ऐसा सिखाएं। क्योंकि लड़कियों में यदि कोई क्वालिटी ना हो और दूसरा वो गरीब घर की हो तो वो भले ही कितनी अच्छी लड़की हो, यदि 24 घंटे भी ससुराल में काम कर रही है तो उसकी एक कमी को निकाल करके उसे सारा जिंदगी ताने दिए जाते हैं। तो मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मैं ये चाहती हूँ, मेरे ऊपर तो जो गुजरना था गुजर गया, मुझे दुख नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, ना मुझे अब एहसास होता है इस बात का। लेकिन मैं बार बार फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यदि अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाएं तो उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के देखें। पहले आप लड़के को देखें, उसके घर को देखें, किस तरह से उसके घर में बिहेव है, आपकी लड़की उस घर में मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, हर कोई लड़की ऐसी नहीं होती है कि वो बोलेगी इनके घर में ये नहीं। क्योंकि हम लोगों में जो ये सिखाया जाता है कि जैसे हम लोग यदि 6 मेंबर घर में रहते हैं और यदि हमारे यहाँ पर कुछ कम है तो हम उसको 6 को मिल बांट करके खा लेते हैं। लेकिन आपकी ऐसी बेटी ऐसे घर में जाती है, वो निभा भी ऐसी रही है लेकिन उसे लोग नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत ना होने दें। और मैं कह रही हूँ कि मैंने तो बर्दाश्त किया, मैंने इस वजह से बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी भी मजबूरी थी। और मजबूरी क्या, मेरे अंदर की जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मैं हारती नहीं हूँ, थकती नहीं हूँ, किसी के आगे गिड़गिड़ाती भी नहीं, रोती भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मैं उसके लिए भी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी को कोई चोट पहुँचाए या कोई कष्ट। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों की बेटी के साथ भी ऐसा हो। तो जब भी आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जाएं, और या फिर लड़कों को भी मैं यही समझाना चाहूँगी कि आपके घर में यदि किसी के घर की लड़की आती है तो वो भी अपना घर छोड़ कर के आ रही है, सब कुछ छोड़ कर के आ रही है, तो आप भी उसे समझें। क्योंकि वो सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं है, वो आपकी जीवन संगनी है, वो आपकी साथी है, वो आपके घर को बनाने वाली है, आपके भविष्य है, वो ही आपका फ्यूचर, सब कुछ वही है। तो मैं लड़कों से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब भी शादी करें, जो लड़की आपके पास में आए, तो मैं एक मदर की तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरह से उससे व्यवहार करें।